अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आज हमाद भाई और शहद भाई के साथ हाज़िर हूँ जो आपको बहुत ही मुफीद बातें बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से और शाहिद भाई की तरफ से सलाम। शाहिद भाई ने हमें पिछली दफ़ा काफ़ी इंफॉर्मेशन दी थी अच्छी जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। आज हम इनसे पूछेंगे कि जॉब सीकर वीज़ा तो मिल गया, उसके बाद आप जर्मनी आए, जॉब भी आपको मिल गई, तो ब्लू कार्ड का ब्लू कार्ड जो कि यहाँ रेजिडेंट जिसको कहा जाता है जर्मनी में रहने के लिए, वो कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, वो इन्होंने कैसे हासिल किया, उसके बारे में इनसे इंफॉर्मेशन। जी शायद भाई। जी, ब्लू कार्ड जब आपकी जॉब हो जाती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपको वर्क परमिट मिलता है या ब्लू कार्ड मिलता है। अब ब्लू कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि आप ब्लू कार्ड के थ्रू पूरे यूरोप में कहीं भी जो है ना वो कुछ लिमिटेड टाइम के बाद जॉब कर सकते हैं, जबकि वर्क परमिट पे नहीं कर सकते। तो वो आपको विद इन जर्मनी की जो है ना वो लॉ होता है। तो ब्लू कार्ड का ये बेनिफिट होता है कि आप विद इन यूरोप काम कर सकते हैं। तो ये तो फ़ायदा था, लेकिन कुछ और बेनिफिट्स हैं इसके। अब क्वेश्चन ये कि मिलता कैसे है। तो ब्लू कार्ड की कुछ रिक्वायरमेट होती है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी पे जो ईयरली है वो 55,260 और समथिंग, ये कुछ ज़्यादा या कुछ कम हो सकती है, लेकिन समथिंग लाइक दैट होनी चाहिए। अगर आपकी ये सैलरी नहीं है फिर आपको फेडरल एजेंसी के पास जाना पड़ता है और वो आपको लिख के देते हैं अगर आपकी सैलरी इससे कम है तो उनका एक लेटर अलहदा से लेना पड़ता है, और वो लेटर ये बताता है कि ये बंदा उस ऑक्यूपेशन में काम कर रहा है जो बहुत ज़्यादा जिसकी शॉर्टेज है। उसके लिए फिर वो फेडरल एजेंसी आपके एम्प्लॉयर से भी रब्ता करती है, उनको जॉब डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होती है, तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर आपको 55,000 और समथिंग से ऊपर सैलरी मिल जाती है तो आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है ईयरली। उसके लिए जो है ना वो आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई के लिए जो है ना आपको एक फॉर्म होता है ब्लू कार्ड का, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट आपको अटैच करना पड़ता है, और कुछ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वो मांग सकते हैं। नॉर्मली नहीं मांगते लेकिन वो मांग सकते हैं। रूम कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, और इसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट वगैरह चाहिए होता है। तो वो लगा के आप एप्लीकेशन देते हैं, और विद इन कोरोना सिचुएशन में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, अदरवाइज़ विद इन 6 to 8 वीक्स में वो आपका उस पर रिस्पॉन्स आ जाता है। जब आपका रिस्पॉन्स आ जाता है तो फिर आपको जाना होता है, वहाँ जाके आप अपने सिग्नेचर करने होते हैं, थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है, और फिर आपको टेम्परेरी एक ब्लू कार्ड डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि 8 वीक्स के लिए वैलिड होता है। उसके बाद फिर आपको दोबारा से लेटर आता है, और आप अपना जाके ब्लू कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद। तो इस प्रोसेस में ये होता है कि जो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है वो अपॉइंटमेंट वाला होता है, वो कुछ अर्से के बाद आती है। तो कोशिश करें अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं एज सुन एज पॉसिबल, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो साथ साथ उनको प्रोवाइड करते रहें। और अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो वो आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस ही ईमेल कर देते हैं कि आपको उनको ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए। तो वो बेहतर होता है कि आप पहले अपॉइंटमेंट लेके प्रोसेस शुरू कर दें, और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस वो सबमिट करवा दें, इससे टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है। जी, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। ये बताएं कि जैसे काफ़ी हमारे चाहने वालों ने, देखने वालों ने हमें काफ़ी दफ़ा पूछा है इसके बारे में, काफ़ी सवाल उठते हैं। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि जो ब्लू कार्ड होता है, अगर वो एक दफ़ा आपको अलॉट हो जाता है फॉरेन ऑफिस की तरफ से, पहली बात तो ये बताएं कि वो कितने अर्से के लिए मिलता है, कि और दूसरा क्या आप ब्लू कार्ड को रखते हुए अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं कैसे, और अगर नहीं कर सकते तो फिर इसके नुकसान या फ़ायदे क्या हो सकते हैं। ब्लू कार्ड के साथ आप जॉब डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड भी करेगा अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ है। इन माई केस आई कैन स्विच एट एनी टाइम, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी कि आप इतने ऐसे के लिए नहीं कर सकते तो उसमें कोई मसला नहीं, आप स्विच कर सकते हैं किसी टाइम भी, विद इन प्रोबेशन और आफ्टर प्रोबेशन। उसके अलावा आपका जो फर्स्ट ब्लू कार्ड होता है वो आपको आपके पासपोर्ट के लिहाज से भी एलोकेट होता है, कि जो आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी होगी वही आपकी ब्लू कार्ड की एक्सपायरी होगी। लेट्स सपोज अगर आपका ब्लू कार्ड आज मिला है और आपकी जो पासपोर्ट एक्सपायरी वो 6 मंथ के बाद की है, तो आपका ब्लू कार्ड भी 6 मंथ तक ही वैलिड होगा। और जैसे ही आप अपना पासपोर्ट रीन्यू करवाते हैं तो आपको अपना ब्लू कार्ड दोबारा से रीन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है। उसमें ये थोड़ा सा बता दें
कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ब्लू कार्ड है, आप 1 साल बाद या 1 साल के अंदर ही 10 मंथ्स के बाद जॉब चेंज कर लेते हैं, किसी और सिटी में जाकर जॉब करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या ये आपके ब्लू कार्ड पे या जो आपका जर्मनी स्टेटस है उस पर कुछ असर करेगा कि आपको उसको जाके चेंज कराना पड़ेगा अपने ब्लू कार्ड को किसी और सिटी में, कि वो सेम ही रहेगा? मेरे ख्याल में चेंज तो डेफिनेटली करवाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जॉब स्विच कर दें तो उसका इम्पैक्ट ब्लू कार्ड के ऊपर ऐसा नहीं होगा कि कोई आपका रिकॉर्ड ख़राब होगा, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आपको फ़ौरन जो भी रिस्पेक्टिव ऑफिस है उसमें बताना तो पड़ेगा कि आप अपनी जॉब स्विच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लू कार्ड का जो प्रोसेस है, जो जैसे आपने भी कहा कि कोरोना टाइम में आपके 3-4 महीने लग गए थे ब्लू कराते हुए, इट मीन कि जब तक आपको ब्लू कार्ड या वो जो फिक्सियोन बिछानी में होती है, एक जो लाइक लेटर होता है जॉब करने के लिए, वो नहीं मिलता, आप अपनी जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही, आप जॉब नहीं स्टार्ट कर सकते उस डॉक्यूमेंट के बगैर या ब्लू कार्ड के बगैर। नॉर्मली मेरा प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी था कि मेरी कुछ मिस्टेक्स थी, मुझे 2 दफ़ा अप्लाई करना पड़ा था, अदरवाइज़ ये इतना लेंथी प्रोसेस नहीं होता, विद इन अ मंथ आपका प्रोसेस हो जाता है। तो लेकिन उसके बगैर आप जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये बताएंगे जैसे आपने खुद बताया कि आपका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हुआ था, क्या इसमें ये था कि आपने सिटी चेंज करनी थी उस दौरान, कि क्यों वो लंबा हुआ, क्या उसमें मसला पेश आया? बिल्कुल, इसमें इशू सिटी का ही था। मैं पहले बर्लिन में रह रहा था, मैंने अप्लाई किया बर्लिन में और मेरा भी प्रोसेस चल रहा था कि मैंने सिटी चेंज किया, फ्रैंकफर्ट मूव हुआ और ये उस ऑफिस में मैंने बता दिया कि मैंने अपना सिटी चेंज किया, तो उन्होंने फौरी तौर पे मुझे कहा कि नहीं, अब आपका प्रोसेस इस सिटी में नहीं हो सकता, स्टेट में नहीं हो सकता, आप अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट में अप्लाई करें दोबारा से। तो वो मेरा प्रोसेस दोबारा ज़ीरो से शुरू हो गया और वो मैंने दोबारा से एथन स्टेट में अप्लाई किया और वो प्रोसेस दोबारा से शुरू हुआ। यानी कि कुछ गलतियां बता दें जो कि आपको नहीं करनी चाहिए ब्लू कार्ड एप्लीकेशन के दौरान या जमा करते हैं। मेरे ख्याल में जब आपका प्रोसेस चल रहा है तो आप एक ही सिटी में रखें और उस प्रोसेस के दौरान में सिटी ना चेंज करें। उसके अलावा कोई मेजर मिस्टेक नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट मिस होते हैं और वो डॉक्यूमेंट मिस होने पे कोशिश करें अपने सारे डॉक्यूमेंट पहले प्रिपेयर कर लें। अगर डॉक्यूमेंट मिस है तो फिर आपका प्रोसेस लेंथी होता जाएगा। बट वो ये है कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो वो आपको ईमेल करते हैं, डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है और प्रोसेस चलता रहता है, प्रोसेस रुकता नहीं है। लेकिन टाइम बचाने के लिए या टाइम सेव करने के लिए बेहतर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, तो इस टाइम बढ़ता रहता है। अच्छा, आपको एक स्टेप तो पूरा हो गया, आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। अब ये बताया कि जब आपकी सैलरी, पहली सैलरी आपको मिलती है अपने एम्प्लॉय से, उसके लिए आपका जो एम्प्लॉयर है कौन सी चीज़ें आपसे मांगता है इस कंट्री के सिस्टम के मुताबिक, जो कि होगी तो आपको सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। अगर वो चीज़ें टाइम से नहीं देते तो शायद सैलरी आपकी लेट हो या बाद में, उसके बारे में क्वेश्चन से मुझे याद आ गया एक चीज़ और जो ब्लू कार्ड के लिए चाहिए होती है लाजमी, वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होती है। और एम्प्लॉयर आपसे हेल्थ इंश्योरेंस मांगता है। ब्लू कार्ड भी हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर आप सबमिट नहीं करवा सकते एप्लीकेशन। तो एक तो एम्प्लॉयर को आपको हेल्थ इंश्योरेंस नंबर चाहिए होता है आपका, जहाँ सोशल बेनिफिट नंबर जो होता है इधर जर्मनी में वो चाहिए होता है। और दूसरा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होता है। वो बेसिकली आप फाइनेंस ऑफिस से लेते हैं क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी होता है, उसके बगैर सैलरी आपको ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। आपका जो भी टैक्स कैलकुलेशन होती है और जो भी आपके टैक्स के मामला हैं वो उस नंबर के बगैर पॉसिबल नहीं है। और आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी तब तक नहीं देगा जब तक आप उसके और आपके टैक्स के मामला क्लियर नहीं होते। तो वो बहुत ज़रूरी है। 2 नंबर बहुत ज़रूरी है, ये आपको दोनों नंबर टाइम से पहले ले लेने चाहिए। यानी कि जैसे आपने कहा कि अपने देखने वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा, एक होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिसको जर्मन में हम कहते हैं यहाँ पे सोशल फ़िजिशियन नंबर, ये होना चाहिए। और दूसरा जैसे आपने कहा एक टैक्स नंबर होता है, इसको कहते हैं कि यहाँ पे टोया नंबर भी कहते हैं और ये कहते हैं या रेवेन्यू नंबर भी कह सकते हैं। ये आपको मिलता है टैक्स ऑफिस से। तो ये 2 चीज़ें आपके पास कंप्लीट होंगी तो फिर ही आपको आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके अलावा थोड़ा सा ये बता दें कि कौन सी इंश्योरेंसेज हैं जर्मनी में या कौन सी आपने की हुई है जो आसानी से मिल सकती है? काफ़ी हैं वैसे तो, लेकिन पब्लिक और प्राइवेट 2 टाइप की हैं। मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास पीके है जो कि मेरी थोड़ी बहुत ही रिसर्च थी उसके मुताबिक वो थोड़ी सस्ती है और इजीली मिल जाती है, उसमें कोई इशू नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप उनको कॉल करते हैं तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ मिल जाता है, आपको जर्मन इशू नहीं होता उनके साथ।
तो मेरे पास टिकी है और मुझे उससे अभी तक तो कोई मसला नहीं हुआ, तो वो बेहतर है। यानी कि आपने कहा कि ब्लू कार्ड का फ़ायदा ये है कि उसकी वजह से आप थ्रू आउट यूरोप में जॉब भी कर सकते हैं और ट्रैवल भी कर सकते हैं। बिल्कुल है। और जो वर्क परमिट है उसमें क्या आप ट्रैवल तो कर सकते हैं, क्या जॉब नहीं कर सकते, या उसमें क्या आप कहेंगे? हाँ, उसका ट्रैवल आप कर सकते हैं, लेकिन जॉब जो है ना वो विद इन जर्मनी ही आपको करनी पड़ेगी। आप जर्मनी से बाहर लाइक पोर्चुगाल जाके या ऑस्ट्रिया जाके जॉब नहीं कर सकते। ओके, यानी कि अगर आपको बाहर की जॉब की ऑफर होती है तो उसके लिए आपको ब्लू कार्ड होना ज़रूरी है, वर्क परमिट से जॉब नहीं बाहर जा सकती। बिल्कुल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया शाहिद भैया आपका, आपने हमें काफ़ी अच्छी मालूमात दी ब्लू कार्ड के बारे में। तो आज के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली है हमारे देखने वालों को, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपको शाहिद भाई। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।